हेलो डियर स्टूडेंट हैं आप लोग। वेलकम टू द मोतिन फार्मेसी। आज हम शुरू करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। इसको आसान और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण छाती में दर्द, दबाव, भारीपन महसूस होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट सेल हैं उनमें किसी वजह से, जैसे मान लो आर्टरी में फैट का जम जाना, थ्रोम्बस का बन जाना, आर्टरी का स्पाज्म हो जाना, इन सब वजह से क्या होता है कि जो हमारे आर्टरी हैं वो जितना ब्लड चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए हार्ट सेल्स को, उतना ये पहुंचा नहीं पाते हैं। मान लो ये सेल है तो ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजन जितना चाहिए वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसमें फैट जम जा रहा है या ब्लड जम जा रहा है, किसी वजह से सेल्स पहुंच नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारे जो मसल्स में लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, और ये क्या करता है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सेंसरी नर्व हैं, उनके एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। इसी को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हार्ट सेल्स के पास पहुंच नहीं पाता है किसी भी वजह से, जिसके कारण छाती में दर्द, दबाव, भारीपन महसूस होता है। यही सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस की। और ये किस किस वजह से होता है? तो कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, एंथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टरी में फैट का, कोलेस्ट्रॉल का जम जाना जैसे इस इमेज में दिख रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद डायबिटीज मेलिटस हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्मोकिंग हो गया, उसके बाद है ओबिसिटी, अधिक टेंशन, अधिक तनाव, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ये मुख्य एटियोलॉजी हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर फैट जम गया है तो जो ऑक्सीजन, जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है, जिससे ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, और एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का बॉडी में बढ़ जाने की वजह से जो हमारे सेंसरी नर्व एंडिंग है उनको ये जाके स्टिमुलेट करता है और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और हमें पेन फील होता है। यही इसका प्रोसेस है। अब इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। अभी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, उसके बाद उसमें फैट की जम जाना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, इसको बोलेंगे एंथ्रोस्क्लेरोसिस। फिर कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का जमना, आर्टरी का नैरो होना, उसके बाद हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन कम मिलना, मायोकार्डियल इस्चीमिया, उसके बाद एंजाइना, फिर चेस्ट पेन। ये है बेसिक पैथोजेनेसिस। इस्चीमिया वर्ड का मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब व्यक्ति एक्सरसाइज या अधिक मेहनत करता है तो हार्ट को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। नैरो कोरोनरी आर्टरी पर्याप्त ब्लड नहीं दे पाती, इसलिए पेन होता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, इसका सिम्टम क्या होगा?
छाती में दर्द या प्रेशर लगेगा कि कुछ कोई दबा रहा है, हमारे राइट साइड में छाती में कोई दबा रहा है, कुछ ज़्यादा भारी वजन रखा गया है, ऐसा फील होगा। छाती में भारीपन, जकड़न, ठीक है। ये कभी कभी गहरी नींद में सोने पे और रूम बंद करके सोने से पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से, या कोई चद्दर उद्दर ओढ़ के सो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी रात में कभी महसूस होता है कि छाती पे कोई चढ़ा हुआ है, दबा रहा है। ऐसी स्थिति को भी हम एंजाइना पेक्टोरिस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन रोल है ऑक्सीजन का। अगर किसी भी वजह से ऑक्सीजन हमारे हार्ट सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये थोड़ा टाइम तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो दर्द हमारे लेफ्ट आर्म तक पहुंचेंगे, शोल्डर तक पहुंचेंगे, नेक और जॉ और बैक तक जा सकते हैं, रेडिएट होंगे, ठीक है। और सांस फूलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा। उसके बाद पसीना भी आना शुरू हो जाएगा। फिर कमजोरी या थकान महसूस होगा, चक्कर आएगा, कभी कभी उल्टी जैसा भी फील होने लगेगा। तो इसमें देखिए एंजाइना का जो पेन है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, शोल्डर तक जा रहा है, गले तक जा रहा है, जॉ तक जा रहा है, पूरे हाथ में दर्द पहुँच रहा है, रेडिएट हो रहा है। और इसमें जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेक का जम जाना, फैट का जम जाना, कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ब्लड क्लॉट का जम जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हार्ट सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है उस लोकल एरिया में, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कम होता है, एटीपी बनना कम होगा, लैक्टिक एसिड जमा होगा, जिसकी वजह से पेन आगे ब्रेन तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा एंजाइना है जो तीन टाइप का होता है, जिसके बारे में हम देखते हैं। पहला है स्टेबल एंजाइना में पेन आमतौर पर एक्सरसाइज स्ट्रेस से होता है, रेस्ट लेने में कम हो जाता है। जो हमारा स्टेबल एंजाइना है उसमें जो हमारा पेन होता है वो एक्सरसाइज कर लेंगे या स्ट्रेस लेंगे तो ये पेन बढ़ेगा, अगर हम आराम करेंगे तो ये पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना है अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि हमारा जब पेन शुरू होता है तो ये पेन रेस्ट करने पे आराम नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे है ना, नॉर्मल में क्या है कि सिर्फ फैट डिपॉजिट हुआ है, अनस्टेबल एंजाइना में फैट के साथ साथ ब्लड क्लॉट्स भी आ गए हैं। इसमें हम जब रेस्ट करेंगे उस केस में भी हमको पेन से छुटकारा नहीं मिलेगा, दर्द से आराम नहीं मिलेगा। तो ये हमारा स्टेबल एंजाइना है। और वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है कि जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है वो स्पाज्म हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, चिपकने जैसी हो जाती है। इस केस में इमरजेंसी केस होता है, इसको तुरंत रिफ़र करना पड़ता है या और पेशेंट को रेस्ट दिलाना पड़ता है और नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं इनका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बिना दवाओं के यूज की हम स्टेबल अनस्टेबल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में स्मोकिंग और तंबाकू को बंद करें, नियमित डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, एनारोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वज़न को कंट्रोल करना है, वज़न कंट्रोल करेंगे तो हमारे बॉडी में जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होंगे, जिसकी वजह से हमें एंथ्रोस्क्लेरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद लो फैट हार्ट हेल्थी डाइट लेंगे, नमक का सेवन कम करेंगे, डायबिटीज़ बीपी को कंट्रोल रखेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, एल्कोहल से बचें या डॉक्टर की सलाह लें, नियमित मेडिकल चेकअप करवाएं। ठीक है, ये हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। इसमें हम दवाओं का यूज करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में।
पहला है नाइट्रेट्स, इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये क्या करते हैं, कोरोनरी वेसल्स को डायलेट करते हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरी इतना पतला है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे ताकि जो हमारा प्लेग बना हुआ है इसको थोड़ा रास्ता मिल जाए चौड़ा होने के बाद, और ऑक्सीजन आराम से ब्लड के साथ सेल्स तक पहुंच सके। हार्ट वर्कलोड को कम कर देता है। जो हमारा हार्ट है वो जो तेज़ी से पंप करके ब्लड आगे भेज रहा है इसको थोड़ा स्लो कर देगा, जिसकी वजह से जब काम करना कम पड़ेगा मसल्स को तो लैक्टेट का फॉर्मेशन कम होगा, एनर्जी का यूज कम होगा, जिसकी वजह से हमें आराम मिलेगा। एंजाइना का पेन जल्दी रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं। ये हमारे टंग के नीचे जब हम इसको प्लेस करते हैं तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के और हमें तुरंत रिलीफ पहुंचाता है। उसके बाद है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है, मेटोप्रोलाल, एटिनोलाल, बिस्प्रोलाल। हार्ट रेट को कम कर देते हैं। जो हार्ट रेट हमारा बहुत तेज से काम करता है उसको स्लो कर देंगे, जिसकी वजह से हार्ट के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। स्टेबल एंजाइना में ये उपयोगी है। ये सिर्फ स्टेबल एंजाइना में ही उपयोगी है, क्योंकि उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई टेंशन लेते हैं तो जिससे हार्ट हमारा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए कोशिश करता है। तो हम वही जब उनको रेस्ट पोजीशन में ला देंगे, हार्ट रेट कम कर देंगे तो ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाएगा, हार्ट को एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी, जिससे हार्ट में पेन कम हो जाएगा। उसके बाद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसका एग्जांपल क्या है, एम्लोडिपिल, डिल्टियाजाम, विरापामिल। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हमारे कॉन्टेक्ट हुए हैं इसको भी ये क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे थोड़ा। बीपी और कार्डियक वर्कलोड कम हो जाए करने में मदद करते हैं। जब बीपी और कार्डियक वर्कलोड कम होगा तब ये बीटा ब्लॉकर सूटेबल ना होने पर उपयोग किए जाते हैं। मतलब जब बीटा ब्लॉकर काम ना करें तब उसके बाद कैल्शियम चैनल को हम प्रीफर करते हैं। उसके बाद है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एग्जाम्पल है एस्पिरिन, क्लोपिडिग्रोल। ये प्लेटलेट को आसपास चिपकने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आर्टरी है और ये फैट का डिपोजिशन है। ये फैट डिपोजिट है। अब मान लीजिए यहाँ पर रेप्चर हो गया, कट हो गया, तो कट होने के बाद यहाँ पे लगता है ब्लड का सेल्स डिपॉजिट होने में। तो ये क्या करते हैं, ये अपने एंटीप्लेटलेट जो जगह आएंगे, जो ब्लड जमा हुआ है इसको हटा देंगे, इसको गला के रास्ता इस थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं रहेगा वहाँ पे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिससे ब्लड और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हार्ट सेल्स तक पहुँचेंगे और हार्ट पेन कम हो जाएगा। ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिन। एग्जाम्पल में क्या है, अटोरवास्टैटिन, रोवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोवास्टैटिन। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जो हमारे आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल बना था इसको धीरे धीरे रिमूव करते हैं, कम करते हैं। एंथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग और कार्डियोवैस्कुलर इसको कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल रिमाप्रिल, एनालाप्रिल, लोसार्टन। ये विशेषकर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट फेलियर या अन्य कार्डियोवैस्कुलर रिस्क वाले पेशेंट में भी उपयोगी हो सकता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारा हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी हार्ट काम करता है, जल्दी जल्दी पंप करता है, तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें क्या होगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, हार्ट का वर्कलोड कम होगा, तो एनर्जी का डिमांड कम होगा, जिससे ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा और
पेन कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी कम होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइना में कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में और किस कॉम्बिनेशन में दी जाए यह पेशेंट की कंडीशन और डॉक्टर के असेसमेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, पेशेंट का क्या कंडीशन है, कितना तेज़ी से पेन हो रहा है, पसीना उसे आ रहा है कि नहीं, पेन कहाँ कहाँ रेडिएट हो रहा है, ये सब देखने के बाद ही पेशेंट को डॉक्टर उसी हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको एंटीप्लेटलेट कितना लेना है, स्टैटिन ड्रग्स कितने लेने हैं और नाइट्रोग्लिसरीन कितना लेना है। ठीक है, और एक बात आपको मैं बताता हूँ, जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये बहुत जल्दी बॉडी रजिस्ट हो जाती है, इसलिए अगर हम 5 mg लेते हैं रेगुलर, कुछ दिन के बाद हमारे बॉडी में 5 mg प्रॉपर काम नहीं करता, तो जिसकी वजह से हमें डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये भी मेडिसिन कभी भी लें तो डॉक्टर के सलाह से ही लें, अपने से मत यूज करें, वरना ये आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम। एंजाइना पेक्टोरिस से एसोसिएटेड डिजीज कंडीशन। एंजाइना से संबंध है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज नैरो होने से हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है और एंजाइना होता है। ठीक है, उसके बाद है एंथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल फैट का जमा होकर ब्लड वेसल्स को नैरो कर देना। जब हमारे आर्टरी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फैट जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो होंगे उनका डायमीटर कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और वही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपर मात्रा में, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो अचानक रुकने पर हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये कैसे हो जाएगा, जब कोरोनरी आर्टरी में मान लीजिए प्लेग और रप्चर हो गया है, ब्लड क्लॉट जम गया है, अब ऑक्सीजन आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हार्ट को सिग्नल मिलता है कि ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है बाकी सेल्स को, तो क्या करता है वो जल्दी जल्दी पंप करना शुरू करता है कि जो डिमांड कर रहे हैं बाकी सेल्स वहाँ तक ऑक्सीजन और ब्लड पहुँचाया जा सके, लेकिन रास्ते में ब्लॉक है, तो ये जल्दी प्रेशर को क्रिएट करने के चक्कर में सेल्स जो होते हैं हार्ट के डैमेज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो अचानक रुकने पर हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाई बीपी से हार्ट में पर वर्कलोड बढ़ता है और एंजाइना का रिस्क बढ़ता है। हार्ट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारे जो हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें जो ब्लड है प्रेशर से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जिसमें हार्ट को भी जल्दी जल्दी से काम करना पड़ता है। तो हमें इसमें मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें हार्ट का जो वर्कलोड है, जो हमारा हार्ट है तेज़ी से पंप कर रहा है, तेज़ी से धड़क रहा है, तो इसको स्लो करना है। अगर तेज़ी से काम करेगा तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और हमारा जो आर्टरी में प्लेग का जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है, तो उसको कम करना है। तो हमें जब वो अगर हम डायरेक्ट नहीं कम कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें हार्ट का फंक्शन स्लो करना होगा। जब हार्ट फंक्शन स्लो करेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा और एटीपी का डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कम होगा और हमें पेन नहीं फील होगा। उसके बाद है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया भी वही है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से एंथेरोस्क्लेरोसिस होगा, फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। फिर है डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज ब्लड वेसल्स को डैमेज करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एंजाइना का रिस्क बढ़ा देती हैं। डायबिटीज कैसे ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, उसमें क्या होगा कि डायबिटीज जो हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज काफ़ी ब्लड को विस्कस कर देता है और ये कन्वर्ट होके फैट में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट आर्टरी और वेंस डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी से क्या होगा कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ता है, फिर यही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल।
ओबिसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक है, और हाइपरलिपिडीमिया भी। हमारा वज़न बढ़ेगा मतलब हमारे बॉडी में फैट बढ़ेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि फैट का डिपोजिशन हमारे आर्टरी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, फिर पेन शुरू हो जाएगा। फिर है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म वेरिएंट प्रिंजेमेंटल एंजाइना। कोरोनरी आर्टरी में अचानक कॉन्ट्रैक्ट होने से टेम्पररी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अचानक से स्ट्रेस लेने से या सेप्सिक इन्फेक्शन से या किसी और वजह से हमारे जो आर्टरी में जो आर्टरी हैं नॉर्मल शेप साइज जिनका है, अचानक से वो चपकने जैसे हो जाएंगे, एकदम कंट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे प्रॉपर वहाँ से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी अचानक कंट्रैक्ट होने से टेम्पररी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और पेन शुरू हो जाता है। उसके बाद है हार्ट फेलियर। हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होने से ऑक्सीजन डिमांड और सिम्टम बढ़ सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट सेल्स में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, इसमें जो ब्लड भरा होता है इसको आगे पंप नहीं कर पाता है, वहाँ के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड को और ऑक्सीजन को आगे सप्लाई नहीं कर पाता, पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डिमांड कम होता है और मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है अरोटिक स्टोनियोसिस। अरोटिक वाल्व के नैरो होने से हार्ट पर वर्कलोड बढ़ता है और एंजाइना हो सकता है। अरोटिक वाल्व के नैरो होने से स्टोनियोसिस का मतलब होता है जो आर्टरी हमारी होती है वो थोड़ा हार्ड होने लगती है, प्रॉपर काम नहीं करती, स्क्वीज नहीं होती है, रिलैक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारा आगे नहीं बढ़ पाता है और हार्ट का वर्कलोड बढ़ने लगता है। जब हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, उसे लगता है कि बाकी सेल्स का डिमांड जो ऑक्सीजन का है, ब्लड का है, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पंप करना शुरू कर देता है और उस केस में फिर वही ऑक्सीजन की कमी की वजह से एटीपी कम प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और सेंसरी नर्व रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं और हमें पेन फील होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। अब इसी का हम इसमें जो पीडीएफ बनाए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में बनाए हैं, आपको जो आसानी से समझ में आए। अगर आप हिंदी में पढ़ के समझ पाते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद आप इंग्लिश में अगर समझ पाते हैं तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। आपके फ़ायदे के लिए हम दोनों उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को एक ही साथ मर्ज किया है। और हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आसान भाषा में समझने के लिए हमको फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मोतिन फार्मेसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ सारे उपलब्ध रहते हैं, तो आपको पीडीएफ वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।